नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर माधुरी दर्शन मोदिता आज पुनः विलासत छंद महालय की तीसरी जो हम कक्षा ले रहे हैं उसके विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। और ये चर्चा आप लोगों की सुविधा के लिए हम YouTube चैनल पर डाल रहे हैं। जो पीछे आए हैं उनके लिए पीछे की कक्षा मैं एक बार हल्के से रिवाइज कर देती हूँ ताकि जो अभी जुड़े हैं वो साधक इसको अच्छी रीति समझ पाए। कुछ बातें ये हैं कि जो संयुक्ताक्षर है और जो अपवाद शब्द है उनकी मात्रा गणना करने में किसी किसी को परेशानी हो रही है। उसको एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देती हूँ। हम जाने कि वर्ण की मात्रा कैसे गिनी जाती है। आपको पता है मात्रा दो प्रकार के होते हैं और उस मात्रा में पहला प्रकार लघु जिसको हर्ष भी कहा जाता है, दूसरा है गुरु। हम देखते हैं कि अ, छोटे ई, छोटे ऊ और री इसका मात्रा भार ह्रस्व या लघु या एक लिख सकते हैं। दूसरा है दीर्घ या गुरु। इसके लिए वर्ण है आ, बड़े ई, उ, ए, ओ, औ, आहा। इसका मात्रा भार हमेशा हम दो गुरु लिखते हैं। दो मतलब गुरु। अब देखें संयुक्ताक्षर वर्ण क्या है। अच्छे से समझ लीजिए कि संयुक्ताक्षर वर्ण क्या है। जब व्यंजन और स्वर मिल जाए, जब व्यंजन और स्वर मिलकर वर्ण बनते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर वर्ण कहा जाता है। हमने पूर्व की कक्षा में ये बताया कि संयुक्ताक्षर चार है वर्णमाला में, अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्ताक्षर कैसे बना है, किस तरीका से कौन कौन से वर्ण मिल करके ये संयुक्त बना है, क्योंकि हमको ये पहले से पता है कि एक व्यंजन और एक स्वर दो मिलकर के संयुक्ताक्षर बनते हैं। हम संयुक्ताक्षर के चारों वर्णों को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि अक्षा। अब ये जो वर्ण है किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। क व्यंजन, धन श, षटकोण का श स्वर। तो क व्यंजन और श स्वर मिलकर के बना है अक्षा। उसी तरीका से त्र संयुक्ताक्षर को देखिए। संयुक्ताक्षर कैसे बना है, आधा त और र स्वर। आधा त मतलब व्यंजन और र स्वर। तो स्वर और व्यंजन मिलकर के त और र मिलकर के बना है त्र। देखते हैं तीसरा संयुक्ताक्षर जो है ज्ञ। ज्ञ जो बना है आधा ज और य से। आधा ज मतलब व्यंजन और य स्वर, दोनों मिलकर के बना है ज्ञ। श्र, श्र बना है
आधा श व्यंजन और र स्वर। इस तरीका से ये बना है स्र। अब आपको ये पता हो गया कि एक व्यंजन और स्वर मिलकर के संयुक्ताक्षर बनते हैं। संयुक्ताक्षर का मात्रा भार लघु होता है। कब? जब वह शब्द के पहले आता है। जैसे क्षमा, तो जो क्षमा है वो शब्द के पहले अक्षा आया है, तो उसका मात्रा भार क्या होगा? 1 2। अगर संयुक्ताक्षर जो है बीच में, शब्द वर्ण के बीच में आ रहा है, तब जो व्यंजन है वो सामने वाले वर्ण पर अपना भार देता है, और जो सामने वाला वर्ण है उसका मात्रा भार फिर लघु से गुरु हो जाता है। जिस तरीका से क्षमा कहने पर मात्रा भार 1 2 हो रहा है, लेकिन अगर इस वर्ण को बीच में लिया जाए, अक्षम ऐसा कहा जा रहा है, तो अ आधा क श और म, तो जो आधा है क, उसका मात्रा भार कहाँ चला जाएगा? अ पर चला जाएगा, और उसका मात्रा भार होगा 2 1 1, है ना। जैसे त्रिलोक कह रहे हैं, तो त्रि मतलब त्र, छोटे त्रि, त्र में छोटी की मात्रा, तो जो त्र है और छोटे ई है उसका मात्रा भार लघु ही होगा। त्रिलोक चूंकि त्र शब्द के पहले है, तो त्रि लघु, लो गुरु क, त्रिलोक, वो भी क भी लघु ही होगा। तो इसका मात्रा भार होगा त्रिलोक का 1 2 2। लेकिन अगर इसको जो त्र है वो बीच में आ गया है, संयुक्त वर्ण, जैसे अज्ञेय अज्ञेय ऐसा कह रहे हैं, मान ली जाए, या अत्रेय कह रहे हैं, अत्रेय, तो अत्रेय कह रहे हैं, तो त्र जो है संयुक्ताक्षर वो आ के बाद में आया है, और जो त्र है वो कैसे बना है? आधा त और र मिल करके। तो जो आधा त है वो अपना मात्रा भार अ पर डाल देगा, और अ का मात्रा भार 2 हो जाएगा, लेकिन त में भी एक ही मात्रा है, और हम जानते हैं कि आ ए उ ए ऐ ओ अम आहा, इसका मात्रा भार 2 होता है, तो ते भी 2 हो जाएगा, मतलब, और यह जो है वो 1 होगा। अब हम इसकी मात्रा की गिनती करते हैं, तो उसका मात्रा भार हो जाएगा 2 2 1, या गुरु गुरु लघु। एक और उदाहरण देती हूँ, श्रम। श्र संयुक्ताक्षर है, अगर शब्द के पहले लग जाए तो उसका मात्रा भार लघु ही होगा। तो स्र म लघु लघु, लेकिन अगर स्र जो है वो पीछे आ रहा है, वर्ण के पीछे आ रहा है, जैसे परिश्रम, परिश्रम, प री आधा श र म, तो जो आधा स है मतलब व्यंजन है, वो कहाँ चला जाएगा? परी, र पर चला जाएगा, और उसका मात्रा भार क्या हो जाएगा? परी, प लघु, और इधर का श री पर चढ़ जाएगा, भार देगा, तो परी 2 हो जाएगा,
परि और श श्र म परिश्रम। तो 1 2 1 1 1 2 1 1। इसी तरीके से हम यज्ञ को करते हैं तो य आधा ज और य, तो आधा ज है वो कहाँ पे चला जाएगा, य पर अपना भार दे देगा। तब उस मात्रा भार को हम गिनेंगे 2 और 1। इस तरीका से हम संयुक्ताक्षर की गिनती करते हैं। पहले ही बता दी हूं कि व्यंजन धन स्वर बराबर संयुक्ताक्षर। इसमें कई लोगों को एक भ्रम भी हो रहा है, उनको भी सुन लीजिए। जैसे स्नेह, स्नेह कह रहे हैं तो शब्द के शुरू में आधा सा और ने है, तो आधा सा है और ने, ये भी संयुक्ताक्षर है। आधा सा का वहां पर कोई भार नहीं रहेगा। जो ने है उसका मात्रा भार 2 और ह का मात्रा भार 1, मतलब गुरु और लघु। इसी तरीके से स्त्री है, आधा सा सामने है तो वहां पर उसका मात्रा भार नहीं लगेगा, वो त्री पहले से गुरु है तो गुरु का ही मात्रा भार वहां पे चढ़ेगा। उसी तरीके से स्थान है, स्थान को भी हम देखेंगे तो आधा सा अपना मात्रा भार था पर नहीं देगा, था पहले से गुरु है, इसलिए उसका हम उसकी मात्रा की गणना करेंगे तो वो होगा 2 1। अगर संयुक्ताक्षर के पहले वाले गुरु वर्ण के मात्रा भार में कब अंतर नहीं आता है, इसको भी हम आपको समझा देते हैं। अगर संयुक्ताक्षर का पूर्व वर्ण, सामने वाला वर्ण जो है वो गुरु है और बाद में संयुक्ताक्षर है, जैसे हास्य, स्य, ये संयुक्ताक्षर है, तो चूंकि ह पर पहले से आ की मात्रा है, मतलब पहले से ह गुरु है, तो आधा सा का वहां पर कोई मात्रा भार नहीं लगेगा और पहले से गुरु, क्योंकि हमको पता है कि छंद पर सिर्फ लघु और गुरु की ही मात्रा चढ़ती है या लगती है ना। आत्मा कहने पर भी आ पर 2 की मात्रा है तो त मात्रा भार दे तो भी हा का मात्रा भार 2 ही होगा और मां उसका भी मात्रा भार 2 होगा। ठीक है, तो कुछ मात्रा गणना में संयुक्ताक्षर संबंधी अपवाद भी है, इसको भी आप समझ लीजिए, जो कि हमेशा ह वर्ण के साथ होता है। यह व्यंजन होगा अर्ध ल, अर्ध न और अर्ध म। इसमें हमें देखना है कि इन सभी आधे वर्ण का भार जो है संयुक्ताक्षर के साथ ही रहता है, इसलिए पूर्व लघु वर्ण की मात्रा पर कोई वृद्धि नहीं होती है। जैसे तुम्हें, चूंकि ह पहले से ही गुरु है, ह पहले से ही गुरु है, जैसे तू महे, तो मां वहां पर मात्रा भार नहीं देगा, तो पहले से गुरु है, लेकिन तू उसका उच्चारण देखिए, तू महे, तो उसका मात्रा भार होगा 1 2 या लघु गुरु। उसी तरीके से कन्हैया, अपवाद शब्द, कन्हैया का लघु और ही चूंकि पहले से 2 है, गुरु है, तो उसका मात्रा भार 2 और या भी गुरु है तो लघु गुरु गुरु। इस तरीके से ये ह के साथ अपवाद है। एक अच्छे सरल ढंग से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपवाद शब्द को, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि ह अगर गुरु है और उनके सामने में अर्ध म, अर्ध ल, अर्ध न है, तो सामने वाले जो वर्ण है पूर्व के वर्ण पर कोई भी मात्रा भार वहां पर
भार नहीं लगेगा और वो दो नहीं होगा। जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी हा में आ की मात्रा है तो पहले से ही गुरु है, तो उसका मात्रा भार होगा 1 2 2। लेकिन अगर ह पर कोई मात्रा नहीं है, गुरु की मात्रा नहीं है, आ ए बड़े ऊ ए इस तरीके से मात्रा नहीं है, तब इस परिस्थिति पर अर्ध न, अर्ध म और अर्ध ल जो है वो पूर्व के वर्ण पर अपना मात्रा भार दे देगा। जैसे कुल्हड़, ह पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए उसका मात्रा भार अगर हम गिनती करते हैं तो कुल्हड़, कुल्हड़ 2 1 1, या वाचिक दृष्टिकोण से करेंगे तो फिर 2 2 हो जाएगा। अगर हम वाणिक दृष्टिकोण से करेंगे तो कुल्हड़ का मात्रा भार 2 1 1 होगा। अब हम आगे की कक्षा पर प्रवेश करते हैं। मात्रिक भार किस तरीके से गिना जाता है? मात्राएं 3 प्रकार की होती है, एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। लेकिन हिंदी भाषा पर 2 ही प्रकार के मात्रा में हम गणना करते हैं, एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। प्लुत का प्रयोग संस्कृत पे होता है। छंदबद्ध रचना के लिए मात्रा भार की गणना का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। मात्रा भार 2 प्रकार का होता है, एक वर्ण के आधार पर और दूसरा वाचन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो 2 प्रकार के हम मात्रा भार गिनते हैं, एक वर्णिक भार और दूसरा वाचिक भार। मात्रा 2 प्रकार की होती, पहले से मैं आपको बता दी हूं कि लघु और गुरु। अ ई उ री और री ये ह्रस्व स्वर है। जिन वर्णों पर अधिक जोर दिया जाता है वे दीर्घ कहलाते हैं, और उसका जो हम मात्रा गणना करते हैं वो 2 होती है। या गुरु, वर्णिक भार में प्रत्येक वर्ण का भार अलग अलग यथावत लिया जाता है। जैसे विकल, एक शब्द ले रही हूं, विकल। विकल का अगर वर्ण के आधार पर वार्णिक भार हम लें तो वि लघु, क लघु, ल लघु, लघु लघु लघु। लेकिन वाचिक भार मतलब उच्चारण के अनुरूप अगर हम गिने तो उसके मात्रा भार को हम देखते हैं, विकल, विकल ऐसा नहीं बोलते हैं, विकल, वि लघु कल, कल वहां पर भार पड़ रहा है, वेट पड़ रहा है, इसलिए उसका मात्रा भार मात्रिक दृष्टिकोण से लघु और गुरु हो जाएगा, है ना। तो ये एक निश्चित नियम है जिसको मैं आपको बता रही हूँ। वाचिक भार की गणना करने में उच्चारण के अनुरूप 2 लघु वर्णों को मिला करके हम एक गुरु मान लेते हैं। उदाहरण मैं निम्न शब्दों से वाचिक भार और वार्णिक भार दोनों का जो अंतर है उनको बताना चाह रही हूँ, आप सुनिएगा। जैसे अब, कुछ, धर, अब, लघु लघु, अब ऐसा नहीं कहते हैं। अब मतलब उसका वाचिक भार अब है, मतलब वहां पे वेट पड़ रहा है। अब एक 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 2, उसका जो मात्रिक गणना होगी वो 2 गुरु ही होगी। लेकिन अगर वार्णिक दृष्टिकोण से देखें तो वो 1 1, इस तरीके से हम उनकी मात्रा गणना करेंगे। उसी तरीके से कुसुम, वार्णिक दृष्टिकोण से वर्ण को गिनेंगे तो कु लघु, सु लघु, म लघु। लेकिन अगर हम उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो कुसुम,
कुसुम, सुम पर वेट पड़ रहा है, कु छूट रहा है, कुसुम। तो कु लघु और सुम लघु, लघु मिलकर के वो दो लघु मिलकर के दो लघु मिलकर के गुरु बन रहा है। मतलब उसका मात्रा भारवाचिक दृष्टिकोण से आपका लघु और गुरु होगा। इस तरीके से हम देखते हैं गिरधर। वर्णिक दृष्टिकोण से हम देखें, वर्ण की हम गिनती करें तो उस पर गी लघु, र लघु, ध लघु, र लघु। लेकिन अगर हम उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो कैसा लग रहा है? गिरधर। गिर एक साथ चिपका हुआ और धर एक साथ चिपका हुआ। तो वाचिक दृष्टिकोण से हम मात्रा की गिनती कर रहे हैं मात्रिक छंद के आधार पर, तो उनका मात्रा भार होगा 2 2। सावन, 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 सावन ऐसा नहीं बोलते हैं ना, सावन। वाचिक दृष्टिकोण से 2 2। और अगर हम वाणिक दृष्टिकोण से करें तो वर्ण की गिनती हिसाब से फिर वो होगा कितना? 2 1 1, है ना। तो इस तरीके से जैसे असुविधा है, असुविधा, अ एक, सु एक, वी एक और धा एक, असुविधा, है ना। और अगर हम देखते हैं असुविधा, असुविधा, तो 1 2 2, असुविधा 1 2 2, है ना। तो इस तरीके से आपको हमने वाचिक दृष्टिकोण से किस तरीके से मात्रा भार की गणना की जाती है और वर्णिक दृष्टिकोण से हम किस प्रकार की मात्रा का गणना करें, इस पर हमने आज आप लोगों को विशेष कक्षा दिया है। और हम आप लोगों को लघु गुरु गण संयोजन के आधार पर भी हम सार्थक वाक्य बनाने के लिए दे रहे हैं। जैसे सार्थक वाक्य हम बना रहे हैं, आपको दिया जा रहा है लघु गुरु, गुरु डेस करके फिर गुरु लघु गुरु ऐसा कह रहे हैं, तो सार्थक वाक्य बनाइए। तो उस पर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में सारी बातें समझ में आ जाएगी, तो आप सार्थक वाक्य बना सकते हैं। जैसे कमल के फूल हम, है ना, 1 2 2 2 1 2। उसी तरीके से अगर हम देखें तो लघु गुरु, गुरु गुरु और लघु गुरु, इस पर हम एक वाक्य बनाएं। निकलता सूर्य है, एक सार्थक वाक्य है। या 1 2 2 या 2 1 2, उस पर हम 1 2 2 और 2 1 2 पर हम एक सार्थक वाक्य बना रहे हैं। लखन तुम हो परम। तो इस तरीके से हम लघु गुरु के माध्यम से शब्द बनाएंगे, क्योंकि भगवान ने 2 ही चीज बनाया है, एक स्त्री और पुरुष। ऐसे ही जो शब्द विन्यास है जिसको हम रोज बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, हर लोगों से बात करते हैं, अगर हम उनकी मात्रा गणना करें तो लघु और गुरु से ही हमारे शब्द बना हुआ है। और इन शब्दों के बुनावट को अब हमको लिखना है, इसलिए हमें मात्रा गणना करना आना चाहिए, चाहे वर्णिक दृष्टिकोण से, क्योंकि हमको छंद दोनों प्रकार के लिखना है। तो वर्णिक दृष्टिकोण से हम कैसे गणना करें और मात्रिक दृष्टिकोण से कैसे गणना करें, इसके बारे में मैंने आप सभी के लिए एक अच्छा सा वीडियो डाला है, और आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें तो बहुत ही सरल होगा आपको समझने में, लिखने में, और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। आपको अगर पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, नमस्कार।